नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 1, भूपृष्ठ के सबसे ऊपरी सतह पर उपस्थित असंगठित भू पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए चट्टान, ऑप्शन नंबर बी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर डी मृदा। देखिए बेटा, जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में जितने भी 83 से 85 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही कहीं पर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ध्यान रखना, भूमि के जो ऊपरी सतह को, बेटा ध्यान रखना, ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। इसे आप गांठ बांध लेना, याद कर लेना, भूमि के ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मृदा को रंग, खनिज, उपजाऊपन और संरचना कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए पैतृक चट्टान, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है बेटा। तो देखिए, मृदा में आप देखेंगे मृदा का जो रंग है, मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाते जा रहा हूँ ताकि आपको सीधे याद ही हो जाए। मृदा का जो रंग देखेंगे, कहीं पर मृदा काली होती है, कहीं पर लाल होती है, कहीं पर पीली होती है, कहीं पर धूसर रंग की होती है। खनिज आप देखेंगे बहुत से पोषक तत्व पाए जाएंगे, चाहे आयरन हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। उपजाऊपन आप देखेंगे, उनकी स्ट्रक्चरल को आप देखेंगे। ये जो मृदा में सभी प्रकार, जो रंग हो गया, खनिज हो गया, उपजाऊपन, ये किससे इनको प्राप्त होता है, कौन इसे प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पैतृक चट्टान, ठीक है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 3rd, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैविक पदार्थ जो मृदा में पौधे, जंतुओं के अवशेषों के रूप में शामिल हैं, जो मृदा की उत्पादकता बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। आजकल जो बोर्ड है इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं जो बेटा एक बार में बिल्कुल समझ नहीं आते, इसलिए आपको ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो जैविक पदार्थ होते हैं बेटा, देखना, जो मृदा में पौधों को हो गया, चाहे जंतुओं के अवशेषों के रूप में शामिल है, जो मृदा की उत्पादकता बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए खनिज, ऑप्शन नंबर बी पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमस, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ह्यूमस। ध्यान रखना, जो जैविक पदार्थ होते हैं जो मृदा में पौधे हो गया, जंतुओं के अवशेषों के रूप में शामिल होते हैं। आप देखना कि बहुत से जंगलों में हो गया या पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियां सड़ जाती है, बहुत से जीव मरने के बाद, ठीक है, अवशेषों के रूप में उसमें विघटन होते रहते हैं। किसमें? मिट्टी में। जैसे बहुत से बड़े बड़े हाथी मर गए, चीता मर गया, सांप मर गया, जितने भी जीव हैं मिट्टी में मर के क्या हो जाते हैं? विघटन होते हैं, अवशेष। उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं बेटा, याद रख लेना। जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गया, ठीक है, बहुत बड़े पेड़ हो गया, चाहे उसी में दब गए, तो ये ह्यूमस कहलाता है। आप ह्यूमस का मतलब भी समझे, मेरा बताने का मतलब यही है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 5, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th एक ही है, उसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है नंबरिंग को लेकर के, ठीक है, नंबर बस मिस प्रिंट है, उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी जितनी पुरानी होगी वह उतना होगा। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी
उपजाऊपन ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी उपजाऊपन। हमेशा याद रखना मिट्टी जो है जितनी पुरानी होगी वो उतना उपजाऊ होगा। इसका रीज़न ये है कि मिट्टी जितनी पुरानी होगी उस जगह पर बहुत से पेड़ पौधे सड़ गल जाएंगे, बहुत से पत्तियाँ पुरानी पुरानी पत्तियाँ उसमें सड़ जाएगी, बहुत से जीव जंतु वहाँ पर मर के अवशेष के रूप में विघटन हो जाएंगे जो बहुत उपजाऊ हो जाते हैं, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए वो उपजाऊ हो जाते हैं। इसका रीज़न यही है बेटा, मिट्टी जितनी पुरानी होगी इसका सही आंसर ध्यान रखना उपजाऊपन आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। हाँ, और अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, मृदा की परतों के क्रमबद्ध विकास को क्या कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझना, मृदा की जो परत है बेटा उसे क्रमबद्ध विकास को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृदा परिच्छेदिका, ऑप्शन नंबर बी मृदा रंग, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, इसी को सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं। मृदा की आप परत देखेंगे बहुत सी परत होती है, संस्तर क, संस्तर ख, संस्तर ग, संस्तर घ, ऐसे एक लेयर होता है। ठीक है, इन्हीं परतों के क्रमबद्ध विकास को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय मृदाएं का उदाहरण है। आपको ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको हमेशा ध्यान से समझना और आप ईमानदारी से वीडियो में बने रहना, आपको पूरा याद ही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए डोरसा, ऑप्शन नंबर बी भाठा, ऑप्शन नंबर सी लैटेराइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो भारत में क्षेत्रीय मृदाएं का जो उदाहरण है इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी लैटेराइट। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय मृदाएं का जो उदाहरण है लैटेराइट। और लैटेराइट मृदा के बारे में मैं और बता दूं, इसे मुर्मी या भाठा मृदा भी कहते हैं। इस प्रकार की जो मृदा है लैटेराइट, जो मृदा में आप ईंट का निर्माण करते हैं या तो भवन निर्माण के लिए इस प्रकार की जो भूमि बहुत उपयुक्त होती है, ये लैटेराइट जो मृदा है कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं रहती है, आप ध्यान रख लेना। ठीक है, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लैटेराइट से भी और बहुत से हमने क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 8, इंटरजोनल मृदाएं का उदाहरण है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका जो आंसर देखेंगे बेटा, जो इंटरजोनल है या इसे हम अंतर क्षेत्रीय भी बोलते हैं, आपको ध्यान से समझना है, इंटरजोनल या अंतर क्षेत्रीय भी बोलते हैं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा उपयुक्त सभी। ठीक है, इंटरजोनल या अंतर क्षेत्रीय मृदाएं में लाल मिट्टी भी है, पीली मिट्टी भी है, काली भी मिट्टी आती है और ठीक है, इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंटरजोनल या फिर अंतर क्षेत्रीय मृदाओं का उदाहरण है। मैं फिर से बता दूं, इंटरजोनल या अंतर क्षेत्रीय मृदाओं का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 9, कौन सा जो संस्तर जो है मृदा की ऊपरी परत है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए खनिज पदार्थ व पोषक तत्व पाए जाते हैं। अभी अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा है कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया, मृदा परिच्छेदिका के बारे में, एक लेयर बाय लेयर क्रम से रहते हैं बेटा। तो उसी को ये पूछा गया है कि कौन सा संस्तर मृदा की ऊपरी परत है, मतलब सबसे ऊपरी लेयर का नाम बताना है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए खनिज पदार्थ व पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए संस्तर ख, ऑप्शन नंबर बी संस्तर क, ऑप्शन नंबर सी संस्तर ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी संस्तर क। ठीक है, देखो संस्तर का जो है मृदा की सबसे ऊपरी परत है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद संस्तर ख आता है, उसके बाद संस्तर ग आता है। और संस्तर क की एक खास बात है, इसमें मृदा की ऊपरी परत के साथ साथ इसमें पौधों की वृद्धि के लिए खनिज पदार्थ है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10, कौन सा मृदा संस्तर मृदा निर्माण प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। ठीक है,
चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए संस्तर क, ऑप्शन नंबर बी संस्तर ख, ऑप्शन नंबर सी संस्तर ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी संस्तर ग, यानी कि प्रोफाइल सी भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, कौन सा मृदा संस्तर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था, तो ध्यान रखना ये जो संस्तर ग है बेटा सॉइल प्रोफाइल, आप ध्यान रखेंगे यही मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है। बहुत बार इसे भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है, इसे आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं संस्तर ग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, किस संस्तर को मूल चट्टानी पदार्थ या तीनों संस्तरी का निर्माण करता है या आधारी चट्टान भी कहा जाता है? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं। मैं फिर से यही बात बोलूँगा कि आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किए हुए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, किस संस्तर को मूल चट्टानी पदार्थ या तीनों संस्तरों का निर्माण करता है या आधारी चट्टान भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संस्तर घ, ऑप्शन नंबर बी संस्तर ग, ऑप्शन नंबर सी संस्तर क, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए संस्तर घ। ध्यान रखना इसी ही मूल पदार्थ कहते हैं बेटा। जो तीनों संस्तर है क ख ग जो है इसी से निर्माण होता है, आपको ध्यान में रखना है। तीनों संस्तरों का निर्माण करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। संस्तर क ख ग का जो निर्माण कौन करता है? संस्तर घ करता है, इसे आधारी चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, स्लाइड आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर है 12। मृदा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसे जो एग्रीकल्चर है जिसमें एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव होता है उसी में भी इसको पूछा जा चुका है। ध्यान से समझना, मृदा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वी डाकुचेव, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए वी डाकुचेव। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी इंडिया जियोग्राफी को लेकर के मिट्टियों को जब क्वेश्चन पूछा जाए या फिर एग्रीकल्चर को रिलेटेड मृदा से रिलेटेड जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा ही जाता है। मृदा विज्ञान का पिता वी डाकुचेव है, आप इसे याद कर लीजिए, बार बार बोला कीजिए बेटा। ठीक है, आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 13। मृदा की शुद्ध रूप एक प्राकृतिक प्रिंट के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक, ऑप्शन नंबर बी पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एडेफोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत से लोग जो है तो पहली बार इस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मुझे पता है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं। और जब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जब नहीं बनता बच्चों से तो वो बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसलिए ईमानदारी से वीडियो में बने रहिए और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा पेडोलॉजी। तो ध्यान से समझना, मृदा की शुद्ध रूप है बेटा, याद रखना, प्राकृतिक प्रिंट के रूप में माना जाता है, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। प्राकृतिक प्रिंट शब्द जब भी आपको दिखाई दे, पेडोलॉजी आपको ध्यान से समझ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा 14। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बेटा। पेडोलॉजी का संबंध है, ठीक है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा है कि पेडोलॉजी का संबंध किससे रिलेट करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए मृदा का जन्म, ऑप्शन नंबर बी मृदा का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी मृदा का वितरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा है बेटा पेडोलॉजी किससे रिलेट करता है। चलिए जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं फिर से बता दूं कि पूरे हाई लेवल के क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो पेडोलॉजी का संबंध है बेटा, याद रखना, जब भी पेडोलॉजी आपको पूछे तो पेडोलॉजी जो है मृदा से रिलेटेड होता है। याद रखना, मृदा मिट्टी से रिलेटेड होता है। मृदा का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, मृदा का निर्माण कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, प्राकृतिक मृदा कैसे बनती है, एक्सेट्रा। ये पेडोलॉजी में इसका हम संबंध देखते हैं या पेडोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर है 15।
मृदा के अवयव हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे भी बहुत बार एग्रीकल्चर के टॉप लेवल के क्वेश्चन में से पूछा जाता है, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी मृदा हवा, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। मृदा के अवयव के मतलब ये कहा गया है कि मृदा में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मृदा में आप देखेंगे खनिज पदार्थ पाया जाता है, लगभग 45% पाया जाता है। जो मृदा हवा है 25 के आसपास पाया जाता है, और जो मृदा जल है 25% ये भी पाया जाता है, आपको याद रख लेना है। जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या जियोग्राफी, भारत के जियोग्राफी में मिट्टी से लेकर पूछे जाते हैं, इन्हीं से सब पूछे जाते हैं। मैं आपको हमेशा क्लियर करते चले जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर है 16, मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत है। जस्ट मैंने अभी अभी बताया है बेटा, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 41%, ऑप्शन नंबर डी 45%। आपको ध्यान से समझना है, आपको कंसंट्रेट पूरे कान को, आँख को, सबको खोल के रखना है बेटा। ठीक है, मैंने अभी जस्ट कुछ ही सेकंड पहले बताया कि मृदा के अवयव में खनिज पदार्थ का कितना प्रतिशत होता है, जल का कितना प्रतिशत होता है, ऐसे करके। चलिए आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 45% याद कर लीजिए। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, मेरे साथ जो है आप पेन कापी रख लीजिए, बोला कीजिए, ताकि आपको याद हो जाए। हमारा उद्देश्य है आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन जो है ऐसे ही याद करा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर है 17, मृदा का अध्ययन कुछ पादप समुदाय की दृष्टि से किया जाता है, क्या कहलाता है? ध्यान से समझना। ऑप्शन नंबर ए एडफोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत से लोग तो आंसर बता दिए हैं, ऐसा मेरे को आशा लगता है। बहुत से लोग ऑप्शन नंबर बी को सोच रहे होंगे मन में, मेरे को ऐसा पता लग गया है। ठीक है, लेकिन वो इसका सही आंसर नहीं है बेटा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको तुरंत जब भी पता हो जाए आंसर, तुरंत ज़िंदगी में टिक नहीं मारना है। आपको चारों ऑप्शन को मैं बार बार इसीलिए पढ़ने को बोलता हूँ, शायद कोई दूसरा ऑप्शन उसी से रिलेटेड हो। ठीक है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए एडफोलॉजी। ठीक है, एडफोलॉजी। जो अब ध्यान से समझना, देखो मृदा का अध्ययन कुछ पादप समुदाय की दृष्टि से किया जाता है, एडफोलॉजी कहलाता है। देखो पादप समुदाय की दृष्टि से किया जाता है वो एडफोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 18। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को कितने भागों में विभक्त किया है? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये भारत की मिट्टियों को लेकर के जो टॉपिक तैयार किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICAR का फुल फॉर्म होता है, मैं बता दूं बेटा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मैं फिर से बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके अनुसार भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, तो ICAR के अनुसार जो है भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है बेटा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवांश के सड़ने से मृदा कैसे हो जाती है? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी बंजर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप इसका आंसर आपको पता हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हमेशा याद रखना, जीवांश के सड़ने से मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। और अम्लीय मृदा की जो सुधार करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, चूना का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से बता दूं, अम्लीय मृदा के सुधार करने के लिए मिट्टी में चूना को डाला जाता है, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अम्लीय मृदा में किसकी सांद्रता बढ़ जाती है? ऑप्शन नंबर ए
क्लोरीन ऑप्शन नंबर बी, लोहा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने क्वेश्चन देखा कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवांश पदार्थ है। जीवांश का मतलब क्या है बेटा कि जैसे कोई पेड़ पौधे सड़ गल गया, वहाँ पर जीव जंतु मर गया है नहीं, तो जीवांश के सड़ने से मृदा अम्लीय हो जाती है। लेकिन अम्लीय मृदा में किसकी सांद्रता बढ़ती है, ये पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर जो है सी, इसका सही आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसे गांठ बांध लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अम्लीय मृदा में हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर है 21। अम्लीय मृदा कहलाता है जिसका पीएच मान होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता दूं, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप इसका आंसर आप सभी को पता है बेटा। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसको आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। पीएच का पूरा नाम होता है बेटा पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे किस वैज्ञानिक ने खोजा था? सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने। और आपको बहुत अच्छी फैक्ट्स मैं बताते चलूँ। ठीक है, तो अम्लीय मृदा कहलाता है जिसका पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर बी बेटा, याद रखना 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, 7 में केवल अगर 7 बोलेगे तो वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल, और 7 से अधिक बोलोगे तो वो क्षारीय हो जाएगा। जो पीएच स्केल होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है इसमें अंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 22। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए गहरी अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी गहरी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए गहरी अम्लीय। हमेशा याद रखना, चाय की बागानों के लिए जो मृदा होती है जितनी अम्लीय होगी उसमें बागान, जैसे चाय की खेती हो गया, कोको की हो गया या कॉफ़ी की हो गया, बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी खेती होती है। गहरी अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है, याद रखना इसे। ठीक है, चाय बागानों के लिए कौन सी है? गहरी अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 23। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए मृदा में क्या मिलाया जाता है? मैंने अभी कुछ क्षणों पहले बताया बेटा कि मृदा अगर अम्लीय हो जाए, यानी कि 7 से कम हो जाए जिनका पीएच मान, मृदा को सुधारने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी चूना, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी जैविक खाद। जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा चूना। याद रखना, जब अम्लीय जो मृदा अम्लीय हो जाती है, जहाँ पर जीवांश पदार्थ ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस ज़्यादा हो जाती है, वहाँ मृदा को सुधारने के लिए चाहे किसान हो, अपने खेतों में ज़्यादा अम्लीय हो जाती तो उसमें चूना का छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लेना। ठीक है, पूरे हाई लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला हो जाएगा 24। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण और लवणों के सतह पर एकत्र होने से मृदा बनती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त। देखो बेटा, ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। उस क्षेत्र में जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर पेड़ पौधे गिरते हैं, फिर वो सड़ जाते हैं, जीव जंतु मरते हैं, वहाँ पर सड़ जाते हैं, है नहीं, वो वैसे जो क्षेत्र होते हैं, जो मृदा का प्रवृत्ति कैसे हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। लेकिन जिस क्षेत्र में कम वर्षा होते हैं, वाष्पीकरण मतलब अधिक होता है, लवणों की सतह एकत्रण हो जाता है, उस प्रकार की जो मृदा क्षारीय हो जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने खेत में यूरिया डाला, डीएपी डाला, वहाँ पर पानी पड़ा ही नहीं, तो वो जो लवण होते हैं ऊपर में एकत्र होते रहते हैं और जिससे जो है मृदा क्षारीय हो जाती है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अम्लीय मृदा कैसे बनता है समझ आ गया बेटा। चलिए, और क्षारीय मृदा भी समझ आ गया। चलिए, ये हमारा स्लाइड आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर है 25। क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है, अभी मैंने जस्ट बताया। आई होप आपको इसका आंसर पता हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा 7 से अधिक। ठीक है, तो क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है 7 से अधिक, लेकिन कहाँ तक? 14 तक। स्केल आप देखेंगे पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन का 0 से लेकर 14 तक होता है।
7 उदासीन होता है, मैं फिर से बता दूं 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। इतना आपको ध्यान में रख लेना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26, क्षारीय मृदाओं के उपचार के लिए मृदा में मिलाया जाता है। मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूं बेटा, जैसे हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा कि अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। तो क्षारीय मृदा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यदि हमारी मृदा क्षारीय हो जाती है या लवणीय हो जाती है तो उनको सुधारने के लिए क्या मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए चूना, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जिप्सम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा जिप्सम, याद रखना, ठीक है। जिप्सम मिलाया जाता है। अगर मृदा जो है सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर उस क्षेत्र में वर्षा की कमी हो, लवण एकत्र होते हैं, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है जिससे क्षारीय हो जाती है, तो वहाँ पर जिप्सम मिलाया जाता है बेटा, याद रख लेना जिप्सम। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको तो पता है कि क्षारीय मृदा कैसे बनती है, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होता है वहाँ पर जो लवण होते हैं, रासायनिक पदार्थ हो गए जैसे, वहाँ पर ऊपर एकत्र में जमा होते रहते हैं, क्योंकि वो पानी नहीं होता तो घुलकर नीचे नहीं जाते। इसका रीज़न यही है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर है 27। पीएच पैमाना पावर ऑफ हाइड्रोजन किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। पीएच का पूरा नाम क्या है, आपको एक जानकारी मिल गया होगा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंक स्केलित होते हैं। और इसमें जो 0 से लेकर 7 तक अगर बात करें, 6.9 तक बात करें अम्लीय होता है, 7 जो है उदासीन होता है, 7 से लेकर तक 14 जो है क्षारीय होता है। चलिए इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन को किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए सोरेंस, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए सोरेंस, याद कर लो इसे, ठीक है। सोरेंस पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। हो गए अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश क्या कहलाता है। मैं क्षमा चाहूंगा बेटा, ये निर्माण नहीं है विनाश है, निर्माण नहीं है विनाश है, निर्माण नहीं है विनाश है। ध्यान से समझिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश होना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मृदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी मृदा अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो मृदा के ऊपरी संस्तर है बेटा, जिसमें पौधे उगते हैं, उनका जो हानि होना या विनाश होना, उनका नष्ट होना क्या कहलाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपर्दन। मृदा का कटाव होना, मृदा का हास्य होना, मृदा की ऊपरी सतह का नष्ट होना मृदा अपर्दन कहलाता है। ऐसे गांठ मान लो, ठीक है बेटा। ऊपरी संस्तर बोला है, ध्यान, ये निर्माण नहीं है, मैं फिर से बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा अपर्दन के कारण है, इसे इंग्लिश में सॉइल इरोजन भी कहते हैं बेटा, ठीक है। मृदा के ऊपरी सतह का या ऊपरी परत का हास्य होना ही मृदा अपर्दन कहलाते हैं, इतना आपको ध्यान रखिए। इसके रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए जल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब तेज वर्षा होती है तो बेटा जो बड़ी तेज बूंदें होती है वो भूमि की ऊपरी परत को जो क्या कर देती है, काट देती है, गड्ढे कर देती है। कहीं पर देखना तेज हवा चलती है तो मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। वनों की कटाई अब अंधाधुंध करेंगे तो उनकी जो जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है वो भी नहीं रखती, इसलिए मृदा अपर्दन होने लगता है, ठीक है। तो ये सभी रीज़न आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इंग्लिश में इसे सॉइल इरोजन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम। अब अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30 बेटा, ठीक है। प्रमुखतः अधिक मृदा अपर्दन के कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन, ऑप्शन नंबर बी अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, ऑप्शन नंबर सी अल्पकालिक पशु चराई, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप इसका आंसर आपको पता हो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा 30 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। देखो मृदा के ऊपरी सतह का नाश होना ही मृदा अपर्दन कहलाता है। देखो भूस्खलन, कहीं पर भूकंप आ गए तो वहाँ की मिट्टी पूरा जो है धंस जाती है। अवैज्ञानिक कृषि पद्धति करोगे तो स्वाभाविक बात है जुताई आप ठीक ढंग पे से नहीं करोगे, जैविक खाद नहीं डालोगे, आप उनका वायु रोधी पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो मृदा का अपर्दन होगा ही। अल्पकालिक पशु चराई से भी मिट्टी जो है गड्ढे पड़ जाते हैं, उनके खुर से चाहे पशु चढ़ते हैं तो गड्ढे कर देते हैं। तो ये रीज़न है सभी मृदा अपर्दन के, आपको याद रखना है। भूस्खलन, अवैज्ञानिक पद्धति, अति पशु चराई, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ गया हमारा स्लाइड। क्वेश्चन नंबर है 31। भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी के छोटे छोटे कणों का कटना क्या कहलाता है।
इसको मैंने बार बार अभी तक क्वेश्चन में बता दिया, और जितने भी करा रहा हूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भारत की जियोग्राफी के अंतर्गत भारत की मिट्टियों को लेकर के। ऑप्शन नंबर ए परत अपर्दन, ऑप्शन नंबर बी अवनलिका अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए परत अपर्दन। ठीक है, भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के छोटे छोटे कणों का कटना है सॉइल इरोजन कहलाता है, या तो परत अपर्दन भी इसे कहते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आज 85 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, जो पूरे इतने को आप देख लेंगे तो भारत की मिट्टियों को लेकर भारत के परत अपर्दन हो गया, वन मिट्टी का संरक्षण पूरे कंप्लीट इसमें समाहित है, आपको मैं फिर से बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे बेटा। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, मृदा अपर्दन की प्रथम चरण कहलाता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, देखो सॉइल इरोजन का प्रथम चरण कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बूंद अपर्दन, ऑप्शन नंबर बी बड़ी अवनलिका, ऑप्शन नंबर सी रील अपर्दन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक, देखो कोई भी चीज़ का हास्य होता है तो एक क्रम वाइज होता है, जैसे मृदा का छोटे से गड्ढे होना, फिर बड़े से होना, फिर उसका और बड़ा होना, नाली बन जाना, मृदा का और फट जाना, इस तरह से एक क्रम होता है। तो मृदा अपर्दन का सबसे पहला चरण अगर कोई होता है बेटा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, बूंद अपर्दन। वर्षा जब होती है तो छोटी छोटी जो बूंदें होती है, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, वो प्रथम चरण है मृदा सॉइल इरोजन का, मृदा कटाव का। ठीक है, उसके बाद रील अपर्दन आता है, उसके बाद गली अपर्दन जो बड़े बड़े नालियां बन जाती है। इस तरह से उनका लेयर है, सबसे पहले बूंद अपर्दन, फिर रील अपर्दन, फिर बड़ी अवनलिका। रील अपर्दन को सीट अपर्दन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, परत अपर्दन को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अभी हमने देखा कि जस्ट पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि मृदा अपर्दन की जो प्रथम चरण क्या था? बूंद अपर्दन। तो परत अपर्दन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीट अपर्दन, ऑप्शन नंबर बी बूंद अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी रील अपर्दन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आ जाएगा? सीट अपर्दन, सॉरी मैंने बूंद अपर्दन बोल दिया, सीट अपर्दन। ठीक है, परत अपर्दन को सीट अपर्दन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परत अपर्दन को सीट अपर्दन के नाम से जाना जाता है, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 34। परत अपर्दन को नहीं रोकने पर छोटी छोटी नालियां बन जाती है। देखो परत अपर्दन को आप नहीं रोकोगे, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चीज़ को, जैसे आप बीमारी को ही देख लो, अगर शुरू में ध्यान नहीं दोगे तो वो बाद में बढ़ते 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 चला जाता है। ठीक उसी प्रकार की जो परत अपर्दन को आप शुरुआती दौर में मिट्टी में जो परत अपर्दन होगा उसे ध्यान नहीं रखोगे तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र सरिता अपर्दन, ऑप्शन नंबर बी गली अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र सरिता अपर्दन। ध्यान रखना, देखो सबसे परत अपर्दन को नहीं रोकोगे तो क्या होगा? छोटी छोटी नालियां बन जाती है, तो इसी छोटी छोटी जब नालियां बन जाती है बेटा उसे क्षुद्र सरिता अपर्दन कहते हैं। मैं फिर से समझा दूं बेटा, देखो सबसे परत अपर्दन पर ध्यान नहीं दोगे तो वो जो मिट्टी है छोटी छोटी नालियां बना देती है, और जब नालियां बन जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र सरिता अपर्दन। ठीक है, ये अगला स्लाइड आ गया यार, थोड़ा मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है टेक्निकल इशू में, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए क्षुद्र सरिता अपर्दन का अन्य नाम है ऑप्शन नंबर ए रील अपर्दन, ऑप्शन नंबर बी सीट अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी गली अपर्दन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए रील अपर्दन। क्षुद्र सरिता में ध्यान रखना, छोटी छोटी नाली बन जाती है, इसे ही रील अपर्दन भी कहते हैं। मैं फिर से बता दूं, क्षुद्र सरिता में जो मिट्टी होती है बेटा छोटे छोटे नालियों के आकार हो जाता है, कट जाता है ये, और इसी को ही रील अपर्दन कहते हैं। याद रखना बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 36। जब क्षुद्र सरिता अपर्दन को नहीं रोका जाता है तो मृदा बड़ी नालियों का रूप ले लेती है। देखो ध्यान से, अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले परत अपर्दन को जब हम ध्यान नहीं देते तो वो क्षुद्र सरिता का रूप ले लेती है, और क्षुद्र सरिता में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। जब हम क्षुद्र सरिता अपर्दन को नहीं रोकते हैं तब मृदा बड़ी बड़ी नालियों का रूप ले लेती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए गली अपर्दन, ऑप्शन नंबर बी अवनलिका अपर्दन, ऑप्शन नंबर सी ए और
बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि गली अपर्दन को ही अवनलिका अपर्दन कहते हैं। ध्यान से मैं समझा दूं, गली अपर्दन को अवनलिका अपर्दन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। ध्यान से समझना, परत अपर्दन को ध्यान नहीं देने पर क्षुद्र सरिता और क्षुद्र सरिता को ध्यान नहीं देने पर गली अपर्दन या अवनलिका अपर्दन, ठीक है। मिट्टी का छोटा रूप, फिर क्षुद्र सरिता में बड़ा रूप, फिर उससे बड़ा रूप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर है 37। क्षारीय मृदाओं के बनने का कारण है ऑप्शन नंबर ए शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी नहरी सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी कम वर्षा होना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप इसका आंसर आपको पता हो, ऐसा आशा करता हूँ। देखो क्षारीय मृदा कब बनती है, जिस भी क्षेत्र में कम वर्षा होती है, जिसमें हम रासायनिक खाद डालते हैं, चाहे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, तो कम वर्षा होती है तो वो रिस कर नीचे नहीं जाती, वो ऊपर में एकत्रण होने लगता है बेटा। तो इसी कारण से जो क्या होता है, क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। तो चलिए आई होप इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। शुष्क क्षेत्र इसका रीजन है नहरी सिंचाई। नहरी सिंचाई का रीजन है कि बहुत से अलग अलग जगहों के पानियाँ जो है मिल मिलकर नहर से आती है, जैसे कोई यूरिया हो गया, कहीं पर केमिकल्स मिले हुए हैं, तो बहुत नहरों से बहुत जगह के पानी मिलकर जो कहीं मिट्टी से गुजरती है तो वो क्षारीय हो जाती है, ठीक है। कम वर्षा भी इसका रीज़न है। आई होप क्षारीय मृदा कैसी बनती है आपको समझ आ गया है। चलिए स्लाइड अगला बढ़ चुका है हमारा। क्षारीय मृदाओं को और किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए रेह, ऑप्शन नंबर बी ऊसर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्षारीय मृदाओं को रेह भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं और लवणीय मृदाएं भी कहते हैं, याद कर लो ना, ठीक है। क्षारीय मृदाओं को और किस नाम से जाना जाता है, रेह के भी नाम से जाना जाता है, ऊसर के भी नाम से जाना जाता है और लवणीय मृदाओं के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 39, ठीक है। क्षारीय मृदाओं को बांटा गया है, ऑप्शन नंबर ए रेहली भूमियाँ, ऑप्शन नंबर बी रेहली ऊसर भूमि, ऑप्शन नंबर सी रेह रहित क्षारीय भूमि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल के टॉप लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्षारीय मृदाओं को रेहली भूमि, रेहली ऊसर भूमि, रेह रहित क्षारीय भूमि में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 14 यानी कि 40। ऊसर या क्षारीय भूमियों को सुधारने का यांत्रिक विधि है। याद रखना मैकेनिकल विधि पूछा, मैं फिर से आपको कंप्लीटली आपको ध्यान केंद्रित कर दो तो मैकेनिकली पूछा, यांत्रिक विधि है। इसी तरह से पूछा जाता है, आपको जैविक विधि से पूछ दिया जाएगा या फिर यांत्रिक विधि पूछ दिया जाएगा, इस तरह से आपको जैविक विधि भी पूछ दिया जाएगा, इसलिए आपको विधि को ध्यान रखना है। मैकेनिकल विधि पूछा है आपको, फिर से मैं ध्यान केंद्रित कर देता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर ए खाई खोद कर, ऑप्शन नंबर बी खुरच कर, ऑप्शन नंबर सी लवणों को बहाकर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो अगर आपकी मृदा क्षारीय हो जाती है तो क्या करेंगे, खाई खोद कर, कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप जैसे 3-4 फीट के गड्ढे खोद देंगे तो नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का मिट्टी नीचे हो जाएगा। इस तरह से जो क्षारीय मृदा होगी वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। खुरच कर क्या होगा, ऊपरी लेयर को खुरच कर बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से भी आप क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। लवणों को बहाकर उसमें निरंतर पानी भर देते हैं मेड़ बंदी करके, उसके बाद जो है मेड़ को खोल देते हैं, जो पूरा जो लवणीय मृदा होगी वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये स्लाइड कैसे चेंज हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आई होप थोड़ा इसको बेटर नज़रअंदाज करना, लेकिन टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए ऊसर भूमि को सुधारने का रासायनिक विधि है, ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी पाइराइट, ऑप्शन नंबर सी सल्फर का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए जिप्सम। तो ऊसर या क्षारीय भूमि को जो सुधारने के लिए क्या है, किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए बेटा चूना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। बहुत बार इसे जो इंडिया के एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे टॉप हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत की जियोग्राफी में मिट्टियों को लेकर के इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं।
अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 42, ऊसर भूमि को सुधारने के लिए जैविक विधि है। देखो यहाँ पर हमने जस्ट देखा था बेटा मैकेनिकल विधि, यांत्रिक विधि, इसमें जैविक विधि देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सीरे का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी छाछ का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी गोबर खाद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपकी भूमि जो है लवणी हो जाती है, आपके घर में अगर कोई भूमि है जो क्षारीय या लवणी हो जाती है, उसको सुधारने के लिए आप सीरे का प्रयोग कर सकते हैं। शुगर फैक्ट्री में आप देखेंगे सीरे का प्रयोग, बहुत से लोग जो शुगर फैक्ट्री में सीरा बचते हैं उसे अपने खेतों में डलवाते हैं, जिससे ऊसर भूमि नष्ट हो जाता है, ठीक है। छाछ का प्रयोग करते हैं या गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये गोबर खाद का प्रयोग करने से आपकी जो क्षारीय भूमि है, लवणी भूमि है, उनका सुधार हो जाता है। ये जैविक विधि है बेटा, याद रखना जैविक विधि। अगर यांत्रिक विधि पूछे तो खाई खोद कर, खुरच कर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। पानी को बहाकर लवणों को बहाना, इस तरह के। चलिए ये जैविक विधि हो गया, हमारा मैकेनिकल विधि भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 43, मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव हैं। अगर आपके मृदा कटाव होने लगता है तो उनके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जल स्तर में कमी आएगी, ऑप्शन नंबर सी जैव विविधता संकट में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं फिर से बता दूँ, ठीक है। ध्यान से समझा दूं इसको। उर्वरा शक्ति कैसे नष्ट हो जाएगी बेटा, जैसे आपके मृदा का जो अधिक जल हो गया कटाव के कारण या नली बन गई, तो उनका जो उर्वरा शक्ति है बेटा वहाँ से क्षीण हो जाएगा, अनुपजाऊ होने लग जाते हैं। बहुत से पोषक तत्व नीचे की ओर बह जाते हैं, इससे उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है। जल स्तर में स्वाभाविक बात है उनकी जल जो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मिट्टी की, वो कमी होने लगती है, जिससे जल धारण बिल्कुल जो कमी हो जाती है, ठीक है। और जैव विविधता संकट तो होगा ही होगा, बायोडाइवर्सिटी आपको इसमें संकट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उपयुक्त सभी इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 44, मरुस्थलीय का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए नम मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी उर्वरा शक्ति, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता ना होना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी मरुस्थली। मरुस्थली का इसका शाब्दिक अर्थ होता है वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता ना होना। आप देखेंगे कि राजस्थान में बहुत से मरुस्थली क्षेत्र हैं जिसमें आप कोई भी वनस्पति लगाओगे, जैसे धान चना हो गया, जैसे भी कोई पर्टिकुलर जो फसल लगाओगे बेटा उसमें वो वनस्पति होगा ही नहीं, ठीक है। तो मरुस्थली का शाब्दिक अर्थ होता है वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता ना होना, ठीक है। आप देखेंगे कि राजस्थान के मरुस्थली में कैक्टस है, नागफनी कांटेदार ही वहाँ पर डेवलप होते हैं, वनस्पति ही उगती है, ठीक है। ऐसे सामान्य वनस्पति उगना बहुत ही दिक्कत होता है। चलिए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक है बेटा। भारत में मृदा अपरदन व इसके दुष्परिणाम के नियंत्रण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भारत में मृदा सॉइल इरोजन हो रहा हो या फिर मृदा को देखो बेटा सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फसल उसी से होना है। बहुत से जीविका, एक तो भारत जो है कृषि प्रधान देश में से एक। अगर मृदा अपरदन के दुष्परिणाम के नियंत्रण को, उनके सुधार के लिए, नियंत्रण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी भूमि सुधार बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मृदा हेल्थ बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। भारत में मृदा अपरदन व दुष्परिणाम के नियंत्रण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना किया गया है या तो गठन किया गया है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 46, मृदा संरक्षण के यांत्रिक उपाय हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर मृदा संरक्षण पूछा है। हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, उसमें क्षारीय मृदा के यांत्रिक उपाय देखे थे। हमारी मृदा क्षारीय हो जाती थी, उसकी यांत्रिक उपाय। लेकिन यहाँ पर मृदा कंजर्वेशन के बारे में पूछा है। ध्यान से इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के लिए बोलता हूँ बेटा, ताकि आपके अंदर डाउट ना हो। मृदा संरक्षण है, ठीक है। मृदा या बचाव के यांत्रिक उपाय पूछा है, तो मेड़बंदी, ऑप्शन नंबर बी बेसिन लिस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी चट्टान अवरोधक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मृदा संरक्षण, मैं फिर से बता दूं, मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन के लिए यांत्रिक विधि है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो मेड़बंदी जब करेंगे तो जब गर्मी के दिनों में तेज हवा चलती है वो नहीं होगा, जिससे हमारी मिट्टियाँ उड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी बेटा, इसलिए हमारा मृदा संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चट्टान अवरोधक बड़े बड़े मेड़बंदी चट्टानों के रूप में कर देंगे तो वहाँ पर तेज हवा तेज पानी नहीं जा पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 47। मृदा संरक्षण के जैविक उपाय हैं। यहाँ पर मृदा संरक्षण के जैविक पूछा, इससे पहले हमने देखा था यांत्रिक, इसलिए जैविक। हर क्वेश्चन को ध्यान से समझने के लिए बार बार बोलते रहता हूँ आपको बेटा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए फसल चक्र, ऑप्शन नंबर बी वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर सी हरी खाद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मृदा संरक्षण कैसे करोगे बेटा? फसल चक्र अपना कर, मतलब फसल को हेर फेर करके बोना है पे, ठीक है। जैसे ग्रेमनी कुल के बाद लेग्यूमिनेसी कुल बोना है, जैसे आपने धान लगा लिया तो फिर चना लगाओ, चना के बाद फिर धान लगाओ, ऐसे आपको फसल चक्र। वर्मी कंपोस्ट आपको बहुत जरूरी है, केचुआ खाद, हरी खाद भी आपको जरूरी है कि हरी खाद उसे कहते हैं जब सनई हो गया ढैंचा हो गया उसे उसी खेत में लगा करके खड़ी ही फसल में उसे जुताई कर देते हैं, फसल खड़ा ही रहेगा उसमें जुताई कर देते, उसे हरी खाद कहते हैं। इन सब तरीकों से हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर है मृदा संरक्षण के सामाजिक विधि हैं। देखो मृदा संरक्षण के सामाजिक विधि है चराई पर अंकुश, वन कटाई पर रोक, वैज्ञानिक कृषि और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। समाज, देखो मृदा को बचाने के लिए समाज के क्या दायित्व हैं या क्या कर्तव्य होंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। देखो चराई पर अंकुश लगाना चाहिए बेटा, स्वाभाविक बात है। दल के दल 100-150 पशु जा रहे हैं किसी फील्ड में किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर चराई पर अंकुश लगेगा तो मृदा हमारा बचेगा, है नहीं, वरना बहुत गड्ढे हो जाते हैं, मृदा की उपजाऊ शक्ति वहाँ से नष्ट हो जाती है। वनों की कटाई पर तो जरूर रोक लगाना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से किसानों को कृषि करना चाहिए बेटा, ठीक है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 49। काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कन्हार, ऑप्शन नंबर बी भर्री, ऑप्शन नंबर सी रेगुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप ऑप्शन क्वेश्चन को क्यों पढ़ते हैं, आप जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। बेटा मैं आपको बताने का मतलब ये चीज़ है कि आपको अच्छे से आंसर याद भी हो जाए, आप वीडियो को देखते देखते आंसर याद हो जाए। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा डील भी किया करें सर, तो ठीक है, इस वीडियो में हमने आपकी बातों को ध्यान में रख करके डील भी किया है बेटा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ बातें बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और ये भी लिखेंगे कि आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। काली मृदा को कन्हार भर्री रेगुर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। आपको जिस टॉपिक पे भी टफ लगता है बेटा उसको कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए स्लाइड आ गया, क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी पूर गया, आप अभी तक 46 मिनट तक बने हुए हैं तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए क्वेश्चन 50 पढ़ेंगे बेटा। क्रिटेशियस काल में, या क्रिटेशियस काल है, ये क्रिटेशियस लिखा है, थोड़ा बहुत को नज़रअंदाज कीजिए। क्रिटेशियस काल में बेसाल्टिक लावा के क्षारीय निक्षेप एवं विखंडन द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 51। लौह की अधिक मात्रा होती है, यानी कि आयरन की अधिक मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए डोरसा मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा, जिसको जिसको भी चलो तो आंसर पता है आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका जो सही आंसर आ जाएगा चलो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ठीक है। तो लोहे की अधिक मात्रा काली मिट्टी में होती है, ठीक है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, याद कर लीजिएगा इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 52। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम किसकी प्रचुरता पाई जाती है? लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता किस मिट्टी में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट, ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय, ऑप्शन नंबर सी पिट, ऑप्शन नंबर डी रेगूर या काली मिट्टी, ठीक है। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी रेगूर या काली मिट्टी। आप देखेंगे कि काली मिट्टी में जो काली मिट्टी का रंग जो काला होता है लोहा के कारण भी होता है, एक टाइटेनियम के कारण भी होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी में लोहा हो गया, चूना,
कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। इन सभी खनिज पदार्थों का बहुत ही पोषक तत्वों का प्रधानता इसमें पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस वीडियो में जितने भी करा रहा हूँ, आज 85 क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद भी हो जाएंगे। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं जो आपके बोर्ड इसी तरह से पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर है 53। कपास की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी लैटेराइट, ऑप्शन नंबर सी रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी रेगुर मृदा। या ध्यान से समझना कि जो कपास होती है बेटा, रुई की जो खेती होती है उसके लिए जो सही मिट्टी है या सबसे अच्छी कपास की खेती होती है रेगुर मृदा में होती है, यानी कि काली मिट्टी में होती है। आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। कपास को रुई भी कहते हैं बेटा। ठीक है, रुई। ठीक है, इस काली मिट्टी सबसे बेस्ट मिट्टी में से एक है। अगर आप कपास की खेती करते हैं तो काली मिट्टी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 54। मृदा काला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो टेटिनेस, ये टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, टिटनेसीफेरस मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमस, इन दोनों के कारण जो है मृदा का रंग काला होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी ए और बी भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों ऑप्शन ही सही है। इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना और टिक भी ध्यान से लगाना है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये सेट किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन को इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा हमेशा कि ध्यान से आप पढ़ा कीजिए, यहीं पर आपकी माइंड स्थिति पता लगती है, आपके अंदर कितनी सूझबूझ और तर्क है आपके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 55। किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर सी ब्लैक मृदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इस चलिए जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ध्यान से समझिए, किस मृदा में जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। आपको जैसे पता हो काली मृदा, आप तुरंत काली मृदा में टिक लगाएंगे, ऐसा कभी आपको जिंदगी में नहीं करना है। ठीक है, काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं, एक हो गया। और काली मृदा का इंग्लिश वर्जन नाम है ब्लैक मृदा, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों का एक ही नाम है। इसलिए आपको ध्यान से मैं बार बार बोलता हूं कि जैसे आपको आंसर पता हो गया काली मिट्टी, तुरंत टिक मत लगाइए, आप चारों ऑप्शन को भी पढ़िए, क्योंकि बोर्ड जो है आपको इसी तरह फंसाने के लिए देता है बेटा। आपको तार्किक को देखता है, आपके पेशेंस को देखता है, आपके अंतर्गत क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये आपकी सूझबूझ देखता है। आपको ध्यान से मैं आपको फिर से यहाँ पर समझा दूँ, पढ़ा दूँ। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 56। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी के कणों से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ध्यान से समझिए, देखो नदियों द्वारा, नदी जो है बहा कर लाई जाती है बारीक मिट्टी के कणों से, कौन सी मृदा का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि आप गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़े होंगे, है नहीं, वीडियो उनका आ ही चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह, वो बहुत से छोटी छोटी मिट्टी को अपने साथ गाद को बहा बहा कर ले जाती है, और उससे किस मिट्टी का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय मृदा, ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय मृदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा। मैं फिर से बता दूं, नदियां जब बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी के कणों से कौन सी मृदा का निर्माण करती है, जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 57। पोटास हो गया, चूना, फास्फोरस की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए रेगुर, ऑप्शन नंबर बी बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो पोटास हो गया। पोटास जो है भूमि में फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है, चूना भी बहुत ही आवश्यक है। जब आपकी मृदा अम्लीय हो जाती है तो चूना की ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस जो है पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्वों में से, प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है जो बेटा याद रखना, इन सभी पोषक तत्वों की प्रधानता जलोढ़ मृदा में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा में। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है,
किस मृदा में नाइट्रोजन का अभाव होता है? ऑप्शन नंबर ए कन्हार मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो याद रखना कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन का अभाव होता है बेटा। ठीक है, बहुत बार इसे भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 59। धान गेहूं गन्ना सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर सी डोरसा, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मृदा। देखो जलोढ़ मृदा जो है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बारीक कणों से बनता है बेटा, और ये नदियों द्वारा जब बारीक कणों से बहा कर लाया जाए तो वो बहुत ही उपजाऊ होती है। और इसमें धान हो गया, धान की फसल, गेहूं की फसल, गन्ना की फसल, सोयाबीन के लिए बहुत उपयुक्त मृदा में से एक है। ठीक है, जलोढ़ मृदा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 16। सरसों तंबाकू मूंगफली के लिए उपयुक्त मृदा है, ध्यान से समझना। ऑप्शन नंबर ए काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए काली मृदा। ठीक है, तो याद रखना तंबाकू की खेती करने के लिए, मूंगफली की खेती करने के लिए, ठीक है, और सरसों की खेती करने के लिए उपयुक्त मृदा है काली मृदा। ठीक है, याद कर लीजिएगा बेटा इसे। ठीक है, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पूरे के पूरे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 61। नवीन जलोढ़ मृदा जो अधिक उपजाऊ होती है क्या कहलाता है? देखो क्वेश्चन में ही आपको एक और फैक्ट मिल गया कि जो नवीन जलोढ़ मृदा होता है वो सबसे अधिक उपजाऊ होता है। नवीन जलोढ़ मृदा जो होता है सबसे अधिक उपजाऊ होता है। चलिए इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खादर, ऑप्शन नंबर बी बांगर, ऑप्शन नंबर सी बंजर, ऑप्शन नंबर डी भाठा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए खादर। ठीक है, तो याद रखने से बहुत बार इसी तरह से पूछा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, है नहीं? तो नवीन जलोढ़ मृदा जो अधिक उपजाऊ होती है उसे खादर के नाम से जानते हैं। खादर, खादर मैं फिर से बता दूं नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 62। पुरानी जलोढ़ मृदा जो बंजर भूमि होती है क्या कहलाते हैं? देखो इससे पहले हमने क्या क्वेश्चन देखा कि जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। मैं फिर से बता दूं नवीन जलोढ़ मृदा होती है जो बहुत उपजाऊ होती है। इसके जस्ट अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पुरानी जलोढ़ मृदा बंजर होती है। फिर से समझ लो नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उपजाऊ होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो बंजर होती है। वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बांगर, ऑप्शन नंबर बी खादर, ऑप्शन नंबर सी काली मृदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बांगर। ध्यान से समझना। देखो जो नवीन जलोढ़ मृदा है वो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा जो बंजर है वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 63। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ में पूछा है जिसे लाल पीली मिट्टी का और स्थानीय नाम या क्षेत्रीय नाम पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए मटासी, ऑप्शन नंबर बी भर्री, ऑप्शन नंबर सी डोरसा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप इसको आंसर आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मटासी। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी, और छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार की मटासी मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, और इसमें धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी में से एक है। बहुत से फैक्ट आपको पता चल गया बेटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 64। प्राचीन रवेदार शैलों के विघटन से और विखंडन से निर्मित मिट्टी का नाम है। ध्यान से समझना, प्राचीन रवेदार बोला है बेटा। ठीक है, रवेदार शैलों के विघटन से और विखंडन से निर्मित मिट्टी का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए लाल पीली, ऑप्शन नंबर बी डोरसा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मरुस्थली। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा,
ठीक है, ये लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 65। लाल पीली मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर बी रागी, ऑप्शन नंबर सी कोदो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो लाल पीली मिट्टी में मोटे अनाज रागी कोदो ये सभी होते हैं, क्योंकि मोटे अनाज में कौन कौन से आता है मैं आपको बता दूं, कोदो कुटकी रागी ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत सरकार ने अभी मिलेट योजना करके भी चलाई थी, मिलेट। तो मिलेट में आपको ध्यान में रखना है कि मोटे अनाज आते हैं जैसे रागी कोदो कुटकी ये सभी आते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार की मिट्टी में होती है? लाल पीली मिट्टी में फसल ज़्यादा होती है, मोटे अनाज वाली फसल। ठीक है, लाल पीली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त रहती है इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 66। मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? इससे पहले हमने देखा था कि मिट्टी का जो लाल रंग है टिटनी फेरस ह्यूमियस लोहा के कारण होता था, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है बेटा कि मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर डी लोहा। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा फेरिक ऑक्साइड। मैं फिर से बता दूं, पीला रंग पीला रंग पीला रंग, मिट्टी का जो पीला रंग है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। याद कर लेना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 67। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता था, तो पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता था। यहाँ पर यह पूछा गया कि मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? चलिए फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी, फेरस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए इसको ध्यान से, आपको ऑप्शन कैसे कट करना है, सही ऑप्शन आपको कैसे लाना है बेटा, सभी चारों ऑप्शन पर एनालिसिस कीजिए। जैसे फेरिक ऑक्साइड ये तो पीला रंग के कारण होता है इसलिए कट गया हो। ठीक है, फेरस ऑक्साइड ये सही आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों तो सही है ही नहीं, और ऑप्शन नंबर डी ये भी सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से चारों ऑप्शन को आप कट कीजिए और फाइनली फिर टिक लगाइए। इस तरह से आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चारों ऑप्शन को आप एनालिसिस करिए बेटा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, एक ऑप्शन को तुरंत देखते ही कभी ज़िंदगी में टिक मत लगाना। बोर्ड आपको फंसाने के लिए उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन सेट किए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर है 68। मृदा के पोषक तत्वों का वर्षा जल के साथ रिस कर जमीन के नीचे चला जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए निक्षालन, ऑप्शन नंबर बी अपवहन, ऑप्शन नंबर सी लीचिंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो बेटा, मृदा में जैसे आपने बहुत से पोषक तत्व दे दिया, जैसे रासायनिक खाद दे दिया, पोटास दे दिया, यूरिया दे दिया, पोटेशियम है, फास्फोरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यही जब पानी के साथ जब हम पोषक तत्व देते हैं पानी के साथ नीचे रिस कर जमीन के अंतर्गत चला जाता है, इसे हम निक्षालन भी कहते हैं, इसे आप अपवहन भी कहते हैं, इसे हम लीचिंग भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है लीचिंग नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 69। छत्तीसगढ़ में लैटेराइट मृदा का स्थानीय नाम है। अगर आपने वीडियो को शुरू से देखा है तो मैंने शुरू में बता दिया था इसको। चलिए इसका जो आंसर है आप लिख दीजिए। चलिए इस ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए मुर्मी, ऑप्शन नंबर बी भाटा, ऑप्शन नंबर सी बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लैटेराइट मृदा का स्थानीय नाम इसे ही मुर्मी या भाटा मिट्टी या बंजर भूमि भी कहते हैं। स्पेशली पूछा है छत्तीसगढ़ में बेटा लैटेराइट मृदा का स्थानीय नाम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 17। चाय कहवा काजू की फसल के लिए उपयुक्त मृदा है। ऑप्शन नंबर ए लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। अगर आपने, मैं फिर से बता दूं, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं CGPSC या CG व्यापम की, तो योगेंद्र साहू क्लासेस जो एप्लीकेशन है बेटा उसे प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर,
चलिए आंसर लिख दिया आपने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो चाय हो गया, कहवा, काजू की फसल के लिए लेटेराइट जो मृदा है वो काफ़ी सूटेबल होती है बेटा। ठीक है, लेटेराइट मृदा याद रखिएगा इसे। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 71। भवन निर्माण में किस मिट्टी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कछारी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मृदा। मैंने इसे और भी ये बताया था कि भवन निर्माण के लिए या ईंट निर्माण के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग करते हैं उसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। याद कर लेना बेटा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हैं। सीजीपीएससी सीजी व्यापम में भी आपको इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर छत्तीसगढ़ की या भारत की मिट्टियों को लेकर पूछे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 72। लवणीय मृदा की प्रकृति कैसे होती है? मैंने बहुत बार जब अभी अभी बीच में क्वेश्चन कराए तो बताया कि लवणीय मृदा को और किस किस नाम से जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, क्योंकि लवणीय मृदा को रेह, ऊसर, क्षारीय मृदा भी कहते हैं। तो क्षारीय मृदा के और कौन कौन से नाम हैं या लवणीय मृदा की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय मृदा को और किस नाम से जानते हैं बेटा? रेह, ऊसर, लवणीय मृदा के नाम से जानते हैं, जिनका पीएच मान जो है 7 से लेकर 14 के बीच तक होता है। इसका क्षारीय मृदा कैसी बनती है बेटा? जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो, जहाँ पर वाष्पीकरण हो, तेज धूप पड़ती हो, वहाँ पर लवणीय मृदा हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 73। लवणीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कक्षकिरण, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी गोवा। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए कक्षकरण। तो क्षारीय मृदा का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा भारत में देखा जाए तो कक्षकिरण में है। याद कर लेना, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 74। पवन द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टी से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? ध्यान से समझिए, पवन द्वारा जो मिट्टियों को उड़ा उड़ा कर लाया जाता है, फिर वो एकत्र हो जाता है, फिर उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलीय, ऑप्शन नंबर बी लवणीय, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर चलो पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, तो पवन द्वारा जब उड़ाकर जो है मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जब वहां पर मिट्टी जो जम जाती है उसे मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 75। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। इससे पहले हमने क्या देखा था बेटा? लवणीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ था? कक्षकिरण में। यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, ये मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पूछा है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके क्लियर जो डाउट है वो क्लियर करा दिया। चलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान है। इसका जो सही आंसर अगर देखा जाए तो बेटा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए मरुस्थलीय जो मृदा का विस्तार है सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 76। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी डोरसा, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी डोरसा। देखो काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी जब ये दोनों मिट्टी का मिश्रण हो जाता है, मिल जाता है, उसमें डोरसा मिट्टी कहते हैं। याद कर लेना, ये तो फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। छत्तीसगढ़ में अगर आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम दिलाते हैं तो इन्हीं के अगर पूछा जाता है कि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? डोरसा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 76। टर्सरी युग की चट्टानों के अपरदन और वन्य जीवों के निक्षेपण से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्सरी युग की चट्टानों के अपरदन और वन्य जीवों के निक्षेपण से कौन सी मृदा का निर्माण होता है बेटा? इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 78। चाय, सेब, केसर के लिए उपयुक्त मृदा है। ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ऑप्शन नंबर बी जैव मृदा, ऑप्शन नंबर सी परती मृदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय, ठीक है, क्योंकि चाय की खेती करना हो या सेब या केसर के लिए उपयुक्त मृदा है पर्वतीय मृदा। बहुत ही सूटेबल सॉइल्स हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 79। पर्वतीय मृदा का अन्य नाम है। देखो इससे पहले हमने देखा बेटा कि चाय, सेब, केसर के लिए उपयुक्त जो मृदा है पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा का अन्य नाम है ऑप्शन नंबर ए वनीय मृदा, ऑप्शन नंबर बी डोरसा, ऑप्शन नंबर सी कन्हार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा वनीय मृदा, ठीक है। तो पर्वतीय मृदा को क्या कहते हैं, वनीय मृदा के नाम से कहते हैं। मैंने जो जो क्वेश्चन है जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वहाँ को एक क्वेश्चन को मैंने क्रम वाइज जमा दिए हैं ताकि आपको आंसर अच्छे से पता हो, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो, आपको याद करने में बहुत आसानी हो, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80वां। जैव मृदा का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए पिट मृदा, ऑप्शन नंबर बी बोग मृदा, ऑप्शन नंबर सी डेल्टाई मृदा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा जैव मृदा का जो अन्य नाम है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि पिट मृदा को ही बोग मृदा या तो डेल्टाई मृदा कहते हैं। इस तरह से आपको चारों ऑप्शन को इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ा कीजिए। आपको शायद एक पिट बस पता हो और ये पिट को बस देख करके तुरंत ऑप्शन टिक नहीं करना है वरना फंस जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 81। जैव मृदा का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी केसरिया। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा नीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव मृदा का जो रंग होता है नीला रंग का होता है। इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कांप मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी पाल कछार मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि काप मिट्टी को ही पाल कछार मिट्टी कहते हैं। जब काप मिट्टी को पाल कछार मिट्टी कहते हैं तो ए और बी दोनों आ जाएगा, जबकि उपयुक्त डी उपयुक्त सभी, तो तीनों ऑप्शन सही मैच खा रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट 83 क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्या का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए उपजाऊ जमीन, ऑप्शन नंबर बी जिस पर खेती ना की जा रही हो, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन अधिक होना, ऑप्शन नंबर डी दलदल होना। इसका जो सही आंसर है आई होप सभी को पता हो, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी जिस पर खेती ना की जा रही हो उसे पर्या खेती कहते हैं, या पर्या का अर्थ होता है बंजर भूमि कहते हैं, ठीक है, जिस पर खेती नहीं की जा रही हो। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा, ठीक है। और आपको ये भी कमेंट करना है बेटा कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिससे हम आपकी समस्या को समझ सके और तुरंत उस पर वीडियो बना सके, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से हो, ठीक है। अगर आप CGPSC CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जा करके योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में उपलब्ध है। आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के माध्यम से, मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।